Good morning, student. Today we will read chapter number 6 in history. Chapter number 4 and 5 आपके कोर्स से रिड्यूस हो गया है. चैप्टर नंबर 6 है आपका अर्ली स्टेट. जनपद and महाजनपद. Many terrestrial states emerged in different parts of the country. These were known as janpad. The word jana means people and pad means foothold. Janpad also meant a region consisting of rural and urban settlement along with inhabitants. The larger Janpad come to be known as Mahajanpad. These were large Indian kingdoms. The term Mahajanpad is derived from Sanskrit, which means great country. Buddhists tell us that were 16 Mahajanpad or great state. These 16 Mahajanpad rose before the beginning of Buddhism in India. जनपद और महाजनपद, बहुत से क्षेत्रीय स्टेट जो थे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे देश में विलय हो गया था उनका, जिन्हें जनपद कहा गया. जनपद में जो है इसकी संधि की गई है, तो इसमें जना जो है इसका मीन्स है लोग और पद का मीन्स है फुट होल्ड. जनपद का जो बड़े बड़े जनपद होते थे वो आगे चलकर महाजनपद बन गए, जो कि भारत के बड़े राज्य थे. जनपद जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीन्स है ग्रेट कंट्री यानी महान देश. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि हमारे यहाँ 16 महाजनपद यानी कि ग्रेट स्टेट थे. महाजनपद जो है उसका उदय बुद्धिज्म के प्रारंभ से पूर्व हुआ था. टाइप ऑफ स्टेट. Two forms of government exist in the Mahajanpad. In one monarchical and other was republican. The former was hereditary, that is, power was passed from the king to his son, while the latter had an elected head and was not hereditary. Most of the Mahajanpad were monarchical. Magad was a powerful monarchical Mahajanpad. The republic state were known as Gansang. Here the territory was governed by an assembly and not by a hereditary monarch as in the Rajya or kingdoms. Power of vested in the hand of an aristocracy comparison the head of leading Kshatriya family. There was a chief known as Ganpati or Ganjist and a council which met a hall called the Sansthagar. उस समय की जो महाजनपद में गवर्नमेंट थी वो दो प्रकार की थी, एक मोनार्चिकल और एक रिपब्लिकन. मोनार्चिकल में क्या होता था कि वंशानुगत होता था. इसमें जो राजा है और उसके बाद जो राज्य है उसका पुत्र इलेक्टेड होता था और हेड बन जाता था. और मोस्ट जो ज्यादातर जो महाजनपद थे वो मोनार्चिकल ही थे. मगध एक पावरफुल मोनार्चिकल महाजनपद था और रिपब्लिक स्टेट को गणसंघ भी कहा जाता था. इसमें जो गवर्नमेंट होती थी वो एक असेंबली के थ्रू होती थी, ना कि वंशानुगत होती थी. इससे राज्य बड़े राज्य इस गवर्नमेंट को चलाते थे. इसमें जो लीडिंग क्षत्रिय फैमिली होती थी उसका कोई सिस्टजन यानी कि उसका कोई पुत्र जो था वो उस राज्य को चलाता था. जो इनका चीफ होता था उसे गणपति या गणज्येष्ठ कहा जाता था. जिस हॉल में ये लोग मीटिंग करते थे उसे संस्थागर कहा जाता था. अकॉर्डिंग टू बुद्धा's text in the Lachiv capital of Vaishali, there were 7,707 Rajya to govern the kingdom and a similar number of Uprajya and Senapatis.
These figures suggested that the Lachhis had a large assembly consisting of the head of the Kshatriya family who called themselves Raj. The Raja usually meet once a year during the spring festival to discuss important issue and elected their leader. The leader had a fixed tenure. The Gan were named after the ruling Kshatriya clan. The Gan Sangh had two divisions, the Kshatriya Rajkul or ruling family and the Das Karmakara or the slave and the labor. The ruling family had all the powers. Most of other people had no right. बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लच्छिव जो राजधानी थी वैशाली की, उसमें जो है 7,707 राज्य थे और इतने ही उसके उपराज्य, उसमें सेनापति थे। तो इससे पता चलता है कि चीफ जो था वो बहुत बड़ी, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो बहुत बड़ी असेंबली उसे कॉन्सिस्ट करती थी क्षत्रिय फैमिली की। जो उसका हेड होता था वो राजा कहलाता था। राजा वर्ष में एक बार स्प्रिंग के फेस्टिवल में लोगों से मिलता था और वहाँ पर अपने इश्यूज जो थे वो उनके लीडरों से डिस्कस करता था। लीडरों का जो कार्यकाल था वो फिक्स होता था और वो गण कहलाते थे और वो अपने नाम के आगे अपना वंश लगाते थे। गण संघ दो उसमें डिवाइड था, दो डिवीजन में। एक था क्षत्रिय राजकुल और रूलिंग फैमिली और 10 कर्मकारा इसमें स्लेव्स होते थे, यानी कि लेबर। जो रूलिंग फैमिली होती थी उसी के पास सारी पावर्स होती थी, ज्यादातर लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। मिलिट्री, ईच स्टेट वांटेड टू डिफेंड इट्स लैंड, सो किंग्स और रूलिंग काउंसिल come into beings. Each had an army and a capital city. Conflict between the king of these state or Mahajanpad were common. They vowed to expand their territory. The state had many cities. The capital cities were fortified. They had strong and high wall as a defense against outside attack. जो ईच स्टेट होता था वो अपनी भूमि के लिए प्रयास करता रहता था उसे बचाने के लिए। तो राजा और जो रूलिंग काउंसिल होते थे वो लोग आपस, उनकी एक आर्मी होती थी और कैपिटल सिटी होती थी। राजाओं में संघर्ष होता रहता था अपनी स्टेट और महाजनपद के लिए, जो कि कॉमन था। वे अपने क्षेत्र को क्षेत्र का अधिकार बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे। स्टेट में बहुत सारी सिटीज होती थी, से जो कैपिटल सिटीज थी वो दृढ़ रहती थी और वे अपनी सिटीज के चारों ओर स्ट्रॉन्ग और ऊंची वॉल बना लेते थे, जिससे कि बाहर से कोई अटैक ना हो पाए या अटैक से रक्षा हो पाए। इकोनॉमी, द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर. ट्रेड वर कैरीड ऑन बिटवीन द स्टेट, but the economy was initial agriculture. Farmers used iron plowshare and tools to increase productivity. Farmer began adopting new technique in agriculture like transplanting sapling in field to increase the yield. Land was the most important source of revenue. 1/6 of the produce was king's share, and tax levied on the people was used by the ruler to maintain the state and army. Economy, उस समय की जो इकोनॉमी थी उसमें पीपल जो है वो एक ट्रैवल करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर। ट्रेड जो था वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। फार्मर उस समय जो है आयरन धार फाल का यूज़ करते थे और टूल्स का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके उनकी। फार्म में जो फार्मर्स थे किसान, उन्होंने न्यू टेक्निक को अपनाना स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर में, जैसे पौधों का ट्रांसप्लांट करना, जिससे कि उनकी फसल और अच्छी हो। लैंड जो था वो राजस्व का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। 1/6 जो प्रोड्यूस होता था खेतों में वो उस पर राजा का
वो राजा का शेयर था। जो लगान था वो पीपल लोगों को जो देना पड़ता था राजा को, उससे जो राजा था वो मेंटेन करता था अपनी स्टेट और आर्मी को। लास्ट टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट। Excavation at Atranji Kheda have proved valuable information on the everyday life of the people living there. Mud bricks and burnt bricks were used for construction of house. Many artifacts have been found. Terracotta objects include animal and human figure, bangled gasments and even petals. A shiny black pottery was also used. Bone and ivory objects include arrowhead, pendant, combs, bangle, and gamesman. Piece of gold and silver with a punch in the center were used as coin. Cotton cloth was also woven. Handicraft जो खुदाई में मिला है अतरंजी खेड़ा में, बहुत ही हमारी डेली लाइफ का, लोगों की डेली लाइफ की इंफॉर्मेशन वहाँ से हमें मिली है। जैसे कि मड ब्रिक्स वहाँ से मिली हैं, यानी कि मिट्टी की ईंटें और पकी हुई ईंटें, जिनका यूज़ शायद उस समय घर को बनाने में किया जाता था। और बहुत सी कलाकृतियाँ वहाँ पर हमें मिली हैं, जैसे एनिमल की, ह्यूमन फिगर की, बैंगल्स मिले हैं, गेम्समैन एक तरह का खिलौना होता है वो मिला है, और मूसल मिला है, और वहाँ पर बहुत सी शाइनी ब्लैक पॉटरी भी मिली है। और बोन्स और हाथी दांत के बने हथियार जैसे एरोहेड, तीर मिले हैं, पेंडेंट मिले हैं, कंघी, चूड़ियाँ, और वही गेम्समैन मिला है। उसमें एक पीस होता है गोल्ड या सिल्वर का, जिसपे एक मुक्का होता है, और उससे कॉइन्स उसको सेंटर पे, और उसको फिर कॉइन्स के लिए यूज किया जाता था। उस समय जो है ये भी हमें पुराने सामान से पता चला है कि उस समय जो है कॉटन क्लॉथ बुना जाता था। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।